हाँ, दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, देखिए आपको पर्यावरण विधि में इसके पहले हमने बताया था पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायालयों का दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य का दायित्व, पर्यावरण संरक्षण के नागरिकों का दायित्व। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए ये रख के बंद करिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में उपबंधित प्रावधान पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों की चर्चा हम करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों के मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के संबंध में व्याख्या करता है। प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के संबंध में व्याख्या करता है से तात्पर्य है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का, ऐसे हम कह सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51AG, तीनों का सम्मिश्रण से पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से तात्पर्य है मानव जीवन, मानव गरिमा, जिसके अंतर्गत शुद्ध वायु, जल तथा शुद्ध पर्यावरण संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है, जो नागरिकों के मूल अधिकार की व्याख्या करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ EIR 1978 के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गरिमामय जीने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का आधार माना। गरिमामय जीने से तात्पर्य है प्रदूषण से मुक्त मानव गरिमा को शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है। इसी तरह से रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटल केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
AIR 1985 नामक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुद्ध वायु, जल तथा पर्यावरण का अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार में जोड़ा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने देहरादून में कार्यरत चूना पत्थर के खदानों से को बंद करने का आदेश दिया, जिसमें खतरनाक एवं गंभीर कमियां थी, क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा था और मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न कर रहा था। न्यायालय ने आदेश दिया, न्यायालय ने कहा कि उसका प्रथम प्रकार का मामला देश से है, जबकि पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन संबंधी कई मुद्दों को अवहेलना कर न्यायालय ने कहा चूना पत्थर के खदान की कंपनी ने कहा चूना पत्थर खदान बंद होने से नागरिकों के लिए रोजी रोटी की समस्या होगी और इसके साथ साथ जो है विकास की गति रुकेगी। न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण की कीमत पर विकास एवं बेरोजगारी को ध्यान में नहीं दिया जाएगा। चूना भट्टी के खदान को बंद कर दिया, जो इकोलॉजी सिस्टम को नष्ट कर रहा था, पर्यावरणीय परिस्थितियों को नष्ट कर रहा था। इसी के साथ MC मेहता बनाम भारत संघ की केस आप देखेंगे, 1988 केस है, गैस लीकेज के विख्यात मामले के नाम से चर्चित है, जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी में घातक रासायनिक पदार्थ के रिसाव होने से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी लोग मर गए थे। उस मामले में न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको 15-15 लाख रुपए की धनराशि देने का प्रावधान किया। T दामोदर राव बनाम OS नगर पालिका हैदराबाद के मामले में हैदराबाद शहर की परिसीमा के अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्रों में आने वाली भूमि का उपयोग नगर पालिका विकास के प्रतिकूल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। इस मामले में न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि पर्यावरण का संरक्षण केवल नागरिकों का कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण केवल नागरिकों का कर्तव्य है, बल्कि यह राज्य का तथा न्यायालयों को शामिल करके राज्य के अंगों को बाध्यता भी मिलता है। पर्यावरण विधि व्यक्तिगत स्वामित्व में कॉमन लॉ के सिद्धांत के चंगुल से मनुष्य के प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता के अधिकार को मुक्त कराने में सफल रही है। जीवन का उपयोग एवं उसके प्राण आपूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 गारंटी देता है, जो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को संरक्षित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत T दामोदर राव की केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत आता है। चाहे सरकार हो या नगर पालिका हो या कोई भी हो, पर्यावरण को संरक्षित करना है, पर्यावरण को संरक्षण का अधिकार देता है। राज्य का दायित्व बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठावे। इसी तरह से केस थी बिहार राज्य की, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत शुद्ध वायु, जल प्राप्त करने का अधिकार, शुद्ध वायु जल प्राप्त करने का अधिकार
नागरिकों का मूल अधिकार बताया है। इस तरह से हम कह सकते हैं 1991 के मामले में सुभाष कुमार बिहार राज्य केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुद्ध वायु और जल का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार में सम्मिलित कर लिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जीविकोपार्जन के अधिकार न्यायिक सक्रियता अनुच्छेद के अंतर्गत जुडिशियल एक्विजिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुतोष प्रदान करने के लिए संविधान के अवशिष्ट शक्तियों के रूप में परिवर्तित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता पर्यावरण हितों के विकास एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़ी सावधानी से कार्य किया है, जिसमें वनवासी सेवा आश्रम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किया गया। आदिवासियों पिछड़े वन को अपने आवास एवं जीविका के साधन के रूप में उपयोग करते थे। आदिवासी जो मुस्लिम हिंदुओं में जो आदिवासी समाज के लोग थे, जो अनुसूचित जनजाति के थे, जंगलों में आवास निवास करते थे। वनवासी सेवा आश्रम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आदिवासी पिछड़ों को जंगल में रहने के प्राण का अधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने वनों के पोषण के लिए वनवासियों के अधिकारों को संतुलित करने को ध्यान में संप्रेषित किया कि निर्विवाद रूप से यह है कि वन बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। उसकी क्षीणता के कारण इकोलॉजी नष्ट हो जाएगी, जलवायु परिवर्तित हो जाएगा। इस केस में कहा गया था वनवासी सेवा आश्रम उत्तर प्रदेश राज्य, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने मामला ये आया। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मामला उठता है। ये मामला आता है कि वनवासी आदिवासी जातियां वनों में रहती हैं, उनको वनों में रहने का अधिकार है, लेकिन वन को प्रभावित कर रहे हैं, वनों को काट दे रहे हैं, जो इकोलॉजी सिस्टम को नष्ट कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी वनवासियों के लिए शेल्टर आवास बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि आप आवास बनाइए और वनों को सुरक्षित एवं संरक्षित करिए, वनों को खाली रखिए, जो पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाएगा। जीविकोपार्जन के साधन से बड़ा पर्यावरण का संरक्षण है। अगर कहते हैं जीविकोपार्जन इससे हो रहा है तो पर्यावरण तो नष्ट हो रहा है, पर्यावरण को समाप्त न हो, इकोलॉजी सिस्टम को न समाप्त किया जाए, ये जीविकोपार्जन का साधन है, न बनाया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये बताया गया है, भारत राज्य के किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में अंधाधुन पट्टों के प्रदान किए जाने के अंतर्गत याची में सामाजिक कार्यकर्ता को शिवालिक पहाड़ियों से चूना पत्थरों का वैधानिक तरीके से खनन किया जा रहा था। प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक विकास के प्रयोजन के लिए दोहन किया जाना चाहिए, किंतु दोहन इतना नहीं होना चाहिए कि इससे पारिस्थितिकी पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचे। प्राकृतिक संसाधनों के लिए इस केस में कहा गया कि किकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1988 केस में, इस केस में कहा उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण तो इकोलॉजी सिस्टम को नष्ट कर दें। आने वाली पीढ़ियों के लिए ट्रस्टी कंसेप्ट की बात कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रखा जाए, जो पर्यावरण के लिए जरूरी है। इस केस में बताया गया कि यदि औद्योगिक विकास में जीवन को क्षति के परिगणित होने के लिए आवश्यक खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इससे पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचेगा। ध्यान दीजिए, किकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के केस में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा
कि पर्यावरण के संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक विकास के प्रयोजन से किया जाना चाहिए, परंतु उसका दोहन इस प्रकार से न किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न बचे। इसी तरह से व्यापार की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी पर्यावरण के बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। जैसे हम देखते हैं EMC मेहता बनाम भारत संघ, EMC मेहता बनाम भारत संघ 1988 केस है, कानपुर टेनरीज केस के नाम जाना जाता है, कानपुर चर्म शोधकशालाओं के नाम जाना जाता है। इसमें था कि इस केस में था कि व्यापार कारोबार के लिए चमड़ा शोधनशालाओं से, चर्म शोधनशालाओं से जितने कारखानों से जितने अपशिष्ट वही स्राव निकलते थे, गंगा नदी में जाते थे, गंगा जल को अपवित्र कर देते थे और जल प्रदूषण की समस्या बहुत विकराल रूप में उत्पन्न हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि हम इसलिए एक उच्चतम न्यायालय ने चर्म शोधकशालाओं को बंद करने का आदेश दे दिया। कंपनी वालों ने कहा कि EMC मेहता भारत संघ केस में ये था मामला कि गंगा नदी के जल में, गंगा नदी में कानपुर के जितने चमड़ा उद्योग के कारखाने थे, सभी कारखानों से कचरा गंगा नदी में जाकर गिरता था नालों के माध्यम से, और गंगा का जल पलूट हो रहा था। EMC मेहता साहब ने इस पर ध्यान न्यायालय का आकर्षित किया। न्यायालय ने चर्म शोधनशालाओं को, कारखानों को आदेश दिया कि आप जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाइए, जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाइए। कंपनियों के माध्यम से ये कहा गया कि जल शुद्धिकरण के लिए श्रीमान जी इतना ज़्यादा खर्च पड़ेगा कि लगाना संभव नहीं है, और लगाते हैं तो फैक्ट्री बंद करना पड़ जाएगा। न्यायालय ने कहा कि तत्काल फैक्ट्री को बंद करिए। इन्होंने तर्क दिया अगर फैक्ट्री बंद होगी बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी। न्यायालय ने कहा कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की कीमत पर पर्यावरण को विनाश नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी ठीक है, लेकिन पर्यावरण को दूषित करने से बचाना है, पर्यावरण को रोकना है, जल प्रदूषण को रोकना है। इसलिए कानपुर टेनरीज की फैक्ट्री जितनी थी, चर्म शोधकशालाएँ जितनी थी, उनको बंद करने का आदेश दे दिया। अगर आप ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगाते हैं तो आप बंद करिए, क्योंकि बंद करने से राजस्व बेरोजगारी की हानि होगी, परंतु जीवन, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी का जनता के महत्व से अधिक महत्व बढ़ाया गया है। इस केस में बताया गया कि बेरोजगारी बढ़ेगी, राजस्व की हानि तो होगी, लेकिन जीवन, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी को संतुलन करना जरूरी है। इसलिए चर्म शोधनशालाओं को बंद करने का आदेश दे दिया। इसी तरह से तमाम केसेज आई। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरोलॉजिकल एक्शन बनाम भारत संघ AIR 1996, इस केस में भी यही था कि राजस्थान के एक छोटे से गांव, बिशरी गांव में अधिकांश आबादी वाले कृषि भूमि में खेत खलिहान वाले जो आजीविका साधन थे, वहाँ पर फैक्ट्रियों के जो मलबे निकलते थे सब खेती के ज़मीनों में चले जाते थे, जिससे वहाँ की खेती प्लूट होती थी। न्यायालय ने बंद करने का आदेश दिया। इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम तरह के आदेश, तमाम तरह के जो है कि विधान बताए हैं। भारतीय दंड संहिता में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बने हैं, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के लिए, स्वच्छता के लिए, तमाम तरह से दुनिया में हजारों कानून बने हैं। भारत में भी जल प्रदूषण के लिए, निवारण के लिए तमाम तरह के कानून बने हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार के अंतर्गत है। पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार से जोड़कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है, उन मूल अधिकारों को जोड़कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि
भारतीय संविधान में उपबंधित पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, शुद्ध वायु जल का अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, राज्य का दायित्व, सबको सम्मिलित करके पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक दृष्टिकोण, आपने देखा कि न्यायालय ने समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम का जागरूकता के लिए कार्य किया है। जो डिग्री स्तर तक जो पर्यावरणीय शिक्षा का उपबंध किया गया वो भी न्यायालय की सक्रियता रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यायालय की सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण महत्वपूर्ण रूप से हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा, न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया है। इस तरह से न्यायालय का दृष्टिकोण एक जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा है, PIL के द्वारा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लोक हितवाद के माध्यम से है, और न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है जब जुडिशियल एक्टिविज्म करता है। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय न्यायालयों का समय समय महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। अगले दिन आपको जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में बताया जाएगा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 क्या है, जिसके अंतर्गत ये जो है कि इसके बनाने का जो बैकग्राउंड, इसको आपको पता ही है कि 1872 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 के जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय थे, अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने के लिए कानून बनना शुरू हो गए, जिसका परिणाम है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस तरह से भारत में 3 कानून जो बने हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 का ही परिणाम है। अब अगले दिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 के संबंध में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो भारत में जितने कानून बने हैं, नॉइज पोल्यूशन सेफगार्ड के लिए जितने भी आधार बताए गए हैं, सबकी हम चर्चा करते हैं। अगले दिन आप जो है वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 पर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद आपका।